मित्रों, आदर्शिया पांडे पूना के पाठशाला की मालक थी। उसका एक भाई था, तालीम कारण इंग्लैंड गया तो वहीं का हो रहा। गौरी से शादी की और दो बेटे छोड़कर मर गया। आदर्शिया के वालिदैन मर चुके थे। कुंवरों ने उसकी शादी कर दी। खामन जर्मनी होता था। आदर्शिया का एक ही बेटा हुआ और खामन चाहता था कि आदर्शिया भी जर्मनी साथ चले। वो ना मानी कि पांडे नस्ल का सिर्फ आदर्शिया का घर था और आदर्शिया पांडे वाहिद रह गई थी। भाई इंग्लैंड जाकर वहीं मर गया था। खामन जर्मनी चला गया, बाकायदगी से खर्चा भेजता और उसने भी जर्मनी में दूसरी शादी ना की। और फिर वो आया और 5 साला बेटे को ले गया। बड़ा इसरार किया, आदर्शिया ना मानी कि वो ज़मीनों की निगरान है, उसके भतीजे वारस हैं। सूरजबंसी को फांसी हो गई थी और पवन शास्त्री और सूरजबंसी और आदर्शिया के भाई की ज़मीन तीनों इस तरह आपस में जुड़ी हुई थी जैसे सगे भाई हों। वो हर शाम खेतों में जाती। सूरजबंसी की 4 बीघ ज़मीन थी और एक ही दरख्त था, चांदनी का दरख्त, जो बाबर का पड़ाव था। वो अक्सर चांदनी के दरख्त तले आकर बैठता था। सूरज की फांसी के बाद से कुंवरों ने सूरज की ज़मीन काश्त करने से बैन कर दी थी। ज़मीन में जड़ी बूटियां उग आई थीं और अनाज के ज़माने में आदर्शिया सूरज के खेतों में अनाज की मुट्ठियां फेंक देती तो वो जड़ पकड़ लेती। उन्हें खाने मवेशी आते, गोबर करते, खेतों को वतर मिलता तो वो जरखेज़ रहते। आदर्शिया ने चांदनी के दरख्त तले बेंच लगवा दिया। वो हर शाम वहाँ बैठा करती और सूरज के खेतों से बातें करती। वो ए लावारस खेतों कहकर उन्हें मुखातब रखती। कुंवरों ने लागू किया कि आदर्शिया आपने बेंच लगवाया है तो सालाना दरख्त के तने को चूना करवाना आप पर लागू है। वो मुस्कुरा दी और चूने के पैसे पहली फुर्सत में बचा के रख लेती। वो बुआई कटाई पर रकम भतीजों को लंदन भेज देती। वो लिख भेजते, फुप्पो हमें पैसों की ज़रूरत नहीं है, आप ज़मीन बेच दें और जर्मनी चली जाएं। वो लिख भेजती, ज़मीन बेचना होती तो मेरा भाई जिंदा था तब बेचती, तुम्हारी ज़मीनें आकर खुद बेच दो। वो ना आते कि जानते थे फुप्पो पांडे नस्ल बचाना चाहती है, बांध लेगी। समा गुजरा, वो बूढ़ी हो गई, नज़र कमज़ोर हो गई। पाठशाला उसके वालिद ने खुद बनाया था। वो जहाँ से गुजरती लोग माथे पर हाथ रख कर सलाम करते और निगाहें झुकाए रखते। फिर खामन मर गया और उसे दफना दिया गया। उसका बेटा वहीं रह गया और जर्मन नजाद से ब्याह करके वहीं रच बस गया। वो बेटे को खत लिखती मगर उसे आने का ना कहती कि ज़मीनों का वो वारस नहीं था, उसके भाई के बेटे वारस थे। और मित्रों, अखबार चीख रहे थे। फ्रंट पेज पर बड़ी तस्वीर छपी थी, सूरजबंसी के बेटे किशन बंसी ने 1000 घोड़े दौड़ाकर हनुमानगढ़ फतह कर लिया। वो कुंवरों के यहाँ दौड़ी गई, वहाँ भी खलबली मची थी। शाम वो खेतों को खुशखबरी सुनाती थी कि तुम्हारा वारस आ गया। दिन गुजरने लगे, आदर्शिया जैसे दोबारा जवान हो गई थी, आस जिंदा हो गई। कुंवर तसलियां देते और फिर कुंवरों ने हनुमानगढ़ किशन को पैगाम दे भेजा कि सूरजबंसी की 4 बीघ ज़मीन है। नक्शा और सारी तफसील लिख भेजी। किशन ने आने की बजाय जवाब लिखा कि जैसे पहले बुआई करते थे वैसे ही करें और बुआई का खर्चा दे भेजा। जल्द खेत वारस के आने की खुशी में फसलों से लहलहाने लगे। पूना उमड़ पड़ा कि सूरज के खेतों ने अनाज के ढेर लगा दिए थे। कुंवरों ने अपना हिस्सा रख के किशन को बाकी भेज दिया। मुझे भेजने की बजाय खुद रख लो या सूरज बापू के नाम का खैरात कर दो। किशन कारण अनाज के 2 ट्रक क्या हैसियत रखते थे। कुंवर मुस्कुरा दिए, किशन बंसी तुम अमीन हो तो हम भी अमीन है, खैरात ही करना है तो बेटा खुद खैरात करे। किशन नामा पढ़ के मुस्कुरा दिया। युगल ने कंधे पर ठोड़ी टिकाई हुई थी और साथ वो भी खत पढ़ रहा था। खरे थे तो खरे को फांस लिया था, वो बोला तो किशन ने हंसते हुए युगल के गाल का बोसा ले लिया। युगल, मुझे याद है बापूजी बहुत बुलावे पर जाने लगते तो मुझे बहुत प्यार देते कि कुंवर आने नहीं देते। मित्रों, समा गुजरने लगा, आदर्शिया की आस मरने लगी और 5 साल गुजर गए। खेतों का वारस ना आया, वो बहुत लागर हो गई। अब तो कुंवर भी बहुत घबराए। इंग्लैंड लिख भेजा तो भतीजों ने जवाबन लिखा, फुप्पो ने उम्र ज़ाया की, ज़मीन की खातर हमारी इजाज़त है, आप ज़मीन बेच दें। कुंवरों ने आदर्शिया को ख़त दिया, नो, मेरे भाई के वारस मौजूद है, मैं ज़मीन नहीं बेचूंगी। कुंवर उसके वारस ने नरमी से समझाया, वो ना मानी तो सरपंच बोले, आदर्शिया पुत्री तुम लाखर हो गई हो, हमारे कारण परेशानियां मत छोड़ के जो पहले सूरज की ज़मीन 12 साल हमने रक्षा की के वारस मौजूद था। ज़माना बदल रहा है, खरे से खोटे निकल रहे हैं, हम ना रहे तो अमानतें रोंदी जाएंगी, तो बेहतर है जाट खरीदार है मुंह मांगी
رقم دیں گے؟ نو نو، میں زمین بیچنے کا اختیار نہیں رکھتی، وہ تڑپ کر بولی تو کنور چپ کر گیا، اور مترو طویل رات اس نے چاندنی کے درخت تلے بینچ پر گزار دی۔ خادمہ پیروں میں بیٹھی رہی، کنوروں کے جوان بندوقیں اٹھائے پہرا دیتے رہے کہ سویر ہو گئی۔ وہ گھر آئی، غسل کیا اور کنوروں کو بلا بھیجا۔ وہ دوڑے آئے تو آدرشیہ تیار تھی۔ جی جی کریں آدرشیہ جی، کنور ہاتھ باندھ کر بولے، میں ہنومان گڑھ جاؤں گی۔ وہ بولی، آپ اس حالت میں؟ مگر آدرشیہ نے ہاتھ اٹھا کر روک دیا، میں ٹھیک ہوں، سواری کا بندوبست کرو۔ کنوروں نے ایک بڑی جیپ لی اور چند افراد ساتھ ہو لیے، اور مترو طویل سفر کے بعد آدرشیہ پھانسی گھاٹ پہنچ گئی۔ سمادھی پر فاتحہ پڑھی کہ کشن کو اطلاع ملی تو وہ فوراً باہر آ گیا۔ آدرشیہ فاتحہ پڑھتی تھی، وہ بھی ہاتھ اٹھا کر فاتحہ پڑھنے لگا۔ آدرشیہ پڑھ چکی تو نگاہیں اٹھا کر کشن کو دیکھا۔ وہ 25 سالہ منہ زور جوانی کے دھانے پر کھڑا تھا، صرف قد پر قابل رشک صحت اور اس کی سندرتا اس کی امارت کا منہ بولتا ثبوت تھی۔ کشن نے دیکھا اور جیسے سارا پڑھ لیا، قریب آیا۔ اس کے جھریوں بھرے چہرے پر آنکھیں آج بھی اسی طرح جوان تھیں جیسے سورج خط پڑھانے اس کے پاٹھ شالہ آیا تھا۔ خط کا ایک ایک حرف کشن کے دماغ میں ابھرنے لگا، وہ سارا منظر آدرشیہ کے ذہن سے ہوتا کشن کے اندر اترنے لگا۔ وہ بے اختیار ہو گیا اور بڑھ کر اسے باہوں میں لے لیا۔ وہ پورے وجود سے کشن کے سینے سے لپٹ گئی، سانسیں جیسے کشن کارن اٹکی ہوئی تھیں۔ اس نے بڑی نفری میں اپنے بھائی کی زمینوں کا امانتاً کشن کو وارث بنایا اور اس کی آغوش میں دم دے دیا۔ کشن نے سینے میں بھینچ لیا، اس کے آنسو آدرشیہ کی چادر میں گم ہو گئے۔ کشن کی مرضی نہیں تھی، مگر آدرشیہ نے کہا تھا، میرے خاوند کی مرضی تھی، میں جرمنی آؤں تو میری میت جرمنی میرے بیٹے کے پاس بھیج دینا۔ کشن نے تابوت جرمنی بھجوا دیا۔ بیٹے نے میت وصول کر کے باپ کے ساتھ رکھی جگہ پر دفنا دی کہ وہ مرتے مرتے کہتا، آدرشیہ ایک کھری نسل ہے، علم بانٹتی ہے، وہ ضرور آئے گی۔ پون شاستری کی ایک بیٹی تھی، کشن نے اس کی شادی روہتاس سے کروا دی۔ روہتاس پونا آتا جاتا، کشن زندگی پر پونا نہ گیا تو گزرتے وقت کے ساتھ پون بہت کوڑتا اور روہتاس پر سختی کرتا تو روہتاس بھی پونا کا رخ نہ کرتا۔ پون کنوروں سے لڑتا کہ سورج کو زمین دے کر پھانسنے کا تم لوگوں کا منصوبہ تھا۔ نہ سورج ہاتھ آیا، نہ کشن۔ آدرشیہ بھی مر چکی تھی، کشن اس کے کھیتوں کا امانتاً وارث تھا تو اس نے کنوروں سے ہی کہا کہ آدرشیہ کے کھیتوں کی بھی بوائی کرو، خرچہ دے بھیجا تو کنوروں نے آدرشیہ کے کھیت بھی آباد کر دیے۔ خرچہ نکال کے رقم کشن کو دے بھیجی، کشن نے گنی اور جوں کی توں لندن اس کے بھتیجوں کو بھجوا دی۔ آدرشیہ کا ڈیتھ سرٹیفکیٹ بھی کشن انہیں پہلے بھیج چکا تھا۔ 2 سال بعد رقم ملی، خط کے ہمراہ تو سمیر بڑا بھتیجا تھا۔ خط پڑھ کر زاروں قطار رویا کہ پھپھو کتنی امین تھی، کھری تھی، آگے سے کھرے کا انتخاب کیا کہ کشن نے بوائی کٹائی کے خرچے کا حساب لکھ بھیجا تھا۔ سمیر نے کشن پر سلامتی بھیجی اور لکھ بھیجا، ہم نہیں آ سکتے، آپ کو اختیار ہے زمین بیچ دیں، ہمیں پیسوں کی ضرورت نہیں، پھپھو کے نام کا پاٹھ شالہ بنوا دیں۔ کشن خط پڑھ کر مسکرا دیا، نہ سوڑیوں زمین بیچنا ہوتی تو آدرشیہ خود بیچ دیتی، ہنومان گڑھ تک کا کشت نہ اٹھاتی، میں زمین نہیں بیچتا، خود آ کر بیچ دو، رقم بھیجتا رہوں گا۔ کشن نے لکھ بھیجا۔ سمیر نے کشن کا بائیو ڈیٹا منگوایا، اس کا ہر ماہ بیڑا بھر کر سامان کا لندن سے خریداری کا جاتا کہ کلے والے امپورٹڈ چیزوں کے عادی تھے۔ کراکری، شوز، کپڑے، بیگ، چاکلیٹ، ہر چیز ہر ماہ پورا بیڑا آتا، جس کی ادائیگی نمائندے ہر ماہ کشن سے وصول کر لیتے۔ اتنا سامان ہوتا کہ کلے میں بانٹ کے بھی بچ رہتا تو بھٹوں والے لے جاتے، اور مترو پون اب آدرشیہ کے اسی بینچ پر بیٹھتا، بینچ کی مرمت کرواتا اور ہر سال چاندنی کے درخت کے تنے کو چونا کرواتا اور سورج کے کھیتوں سے باتیں کرتا کہ وارث ہوتے ہوئے بھی وہ کھیت لاوارث تھے۔ اور پھر وہ بھی آدرشیہ کی طرح ایک فیصلے پر پہنچ گیا اور بہت غور و فکر کرنے لگا۔ مترو کشن کی پہلی شادی بہار کی راجکماری شریمتی مہیلا مشنری سے ہوئی، دوسری شادی لندن کی گھوڑ دوڑ کی فاتحہ کوئنزلا سے ہوئی، تیسری شادی پیرس کی کاسمیٹک مارکیٹر ایون سے ہوئی، اور چوتھی شادی امبالہ کی رانیہ راؤ سے ہوئی۔ اور پون شاستری کی بیٹی موقع کی تلاش میں تھی۔ رانیہ راؤ کو حمل ٹھہر گیا تو اس نے باپ کو بتا دیا تو پون نے فوراً اپنے بیٹے کو وائف سے میٹ کرنے کو کہا۔ پون کی بہو بھی حاملہ ہو گئی، وہ رانیہ راؤ سے 2 ماہ پیچھے تھی۔ رانیہ راؤ کے ہاں نیزا کشن نے جنم لیا، کلے کے ہر بچے کو کشن کی ہی گھٹی تھی۔
नेजा को भी उसने अपनी घुट्टी डाली। 2 माह बाद पवन का पोता उज्ज्वल शास्त्री पैदा हुआ तो पवन ने उसे अपनी घुट्टी दी और सूरज के खेतों से मिट्टी ले आया और मिट्टी से मल कर उसे गुस्ल दिया और हाथों पर उठाकर पंचायत के सामने कसम खाई कि मेरा उज्ज्वल सूरजवंशी के खेतों के वारस को घसीट कर ना लाया तो मुझे क्षत्रियों का खरा रतन ना कहना, और मैं कसम खाता हूँ वारस ने खेतों को खुद आबाद ना किया तो मैं सारे परिवार को जहर देकर क्षत्रियों का पूना से निशान मिटा दूंगा। कुंवर भी डर गए कि वो पवन शास्त्री का ननिहाल थे। नेजा 4 माह का हुआ तो पवन की बेटी ने किशन से कहा, बापूजी पिताजी बुला रहे हैं, निजा को भी मिलाने ले जाती हूँ। किशन के तो वहमो गुमान में भी ना था। उसे खुशी हुई कि पवन की बेटी जाती तो पवन कहता, रोहतास के बच्चे इधर मत लाना, मैंने तुम्हें अकेले भेजा था, रोहतास के बच्चे वहीं रखो। बेटी हर हफ्ते जाती, किशन कभी मना ना करता, भिजवा देता, 2 दिन बाद गाड़ी लेने के लिए भेज देता। कले का सारा इंतजाम युगल के हाथों में था। हाँ, किशन से हर नए काम की इजाज़त ली जाती थी और मित्रों किशन सदा का खैर था। सीध में चलता पवन की बेटी निज़ा को ले गई तो मित्रों पवन ने उज्ज्वल के साथ दूध साझा करा दिया और उसे सूरज के खेतों की मिट्टी से नहलाया और मिट्टी भी चटाई। निज़ा की रज़ात में आने पर कुंवर भी बहुत खुश हुए। बेटी 2 दिन बाद वापस आई और किशन के हाथों में निज़ा को देकर बोली, बापूजी निज़ा ने अपनी अम्मा का दूध नहीं पिया, भाभी का दूध पीते रहे हैं। किशन को बहुत दुख लगा कि निज़ा ने कले में हर औरत का दूध पिया था। भट्ठों पर औरतें भी काम करती थीं। किशन जाता तो निज़ा सीने से लगा होता, उन्हें थमाता वो दूध पिलाने लगती। किशन ने कभी मना ना किया। पूना साथ एक अम्मा भेजी थी मगर पवन ने रज़ात कायम कर ली। किशन खामोश हो रहा। उज्ज्वल 2 माह का हुआ तो पवन ने बेटी के हमरा उज्ज्वल को भी भेज दिया। उज्ज्वल भूख से रोता था तो किशन ने चारों नचार उज्ज्वल को उठाकर रानिया राव को दिया कि इसे दूध पिलाए। यूं उज्ज्वल भी निजा के साथ दूध पीने लगा। 2 दिन रहकर उज्ज्वल की फूफो पूना ले गई। यकम आई कि बड़ी गाड़ी ने पवन के गेट पर हारन दिया। खोला तो ड्राइवर गाड़ी अंदर ले आया और ड्राइवर ने माँ का सारा सामान उज्ज्वल का उतारा। पवन ने पूछा तो उसने कहा, मुखिया जी ने भेजा है कि उज्ज्वल उनका रज़ाई बेटा है तो हर यकम को वो महीने का उज्ज्वल का खर्चा भेजेंगे। पवन मुस्कुरा दिया, अमीन है पर थोड़ा बखील भी है, दर्शन देने फ़ोन करने पर बुखल कर जाता है कि कहीं हमारी आंखें ठंडी ना हो जाए और हमारी समात पर अच्छा तासर ना पड़ जाए। ड्राइवर वापस आ गया मगर किशन के लिए सब खुली किताब थे। किशन उसे पढ़कर मुस्कुरा दिया कि निज़ा पूना से पलटा तो निज़ा पर भी सब लिखा था जो पूना में उस पर बीत गया था। कले के सारे बच्चे युगल ने संभाले उसी की तवील में रहते मगर निज़ा को किशन ने अपना आदी बनाना शुरू कर दिया। युगल की मर्जी नहीं थी मगर किशन के सामने वो कुछ ना बोलता। हाँ, कभी कह देता, डलनास निज़ा को ले जाओ, भाई जी आराम करेंगे। कोई बच्चा सरकारी स्कूल ना गया। किशन ने हनुमानगढ़ में मदरसे बनवाए जहाँ दीनी तालीम के साथ अंग्रेजी भी लिखना पढ़ना सिखाई जाती। निज़ा 4 साल का हुआ तो किशन ने बाकायदा सरकारी प्राइमरी स्कूल में दाखिल करवा दिया। हनुमानगढ़ में एक प्राइमरी सरकारी स्कूल किशन ने मंजूर करवाया था। वहाँ सारा दिन भाई घुसे रहते तो किशन ने दिल कड़ा करके हनुमानगढ़ से बाहर एक स्कूल में दाखिल करा दिया और इंतज़ामिया को सख्ती से मना किया कि मेरे अलावा सबका स्कूल में दाखिला बंद है। ये जाते गार्ड मोड़ देता और किशन ने लाकानूनियत ना सिखाई। लड़के बार बार जाते मगर गार्ड हर बार लौटा देता। युगल लोग भी जाते कि निज़ा सबका बेहद लाडा था और युगल का हुक्म था, भाई जी के बच्चे कले में भाई जी की तरह से हैं तो सब किशन के बच्चों से बहुत प्यार करते और नेज़ा तो बला का हसीन था बल्कि नाकाबिले यकीन हद तक हसीन व जमील था। उसकी लंबी घनी पलकें बिल्कुल आर्टिफिशियल लगती थीं। बोर्डिंग में जाते ही पवन ने झटपट उज्ज्वल को भी साथ दाखिल करा दिया। सरकारी स्कूल था कि दोनों जन्म कुंडली के मुताबिक गवर्नमेंट पर्सन थे। किशन क्या करता, चुप हो रहा। किशन हर माह उज्ज्वल का सामान पूना भिजवा देता जो इतना होता कि घर के मकीन इस्तेमाल कर लेते। उज्ज्वल भी निज़ा के बगैर ना रहता और निज़ा भी उसका दीवाना हो गया। मित्रों, किशन ने हनुमानगढ़ फतह किया तो एक दिन उसे रूस से पत्र आया। साथ सूरजवंशी का खत मुंसलिक था जो उसने जेल से आखिरी खत लिखा था। मैं बखैरियत हूँ। किशन ने एक लाइन लिखकर जवाब भेज दिया। खतूत आते किशन जवाब ना देता कि वो फितरतन बहुत बेनियाज था। जब खतों पर खत आते जवाब पर बहुत इसरार होता तो किशन 2 लाइनें लिख भेजता। साफ जाहिर था किशन खतों की ताबत नहीं रखना चाहता मगर खत आते रहे कि निज़ा पैदा हो गया।
मित्रों 4 साल लगातार खत आते रहे। किशन ने जवाब ना दिया। एक दिन वर्ल्ड टावर से कुछ अफराद हुकूमत बरतानिया का परमिट लेकर आए और घर के फ़ोन के साथ वायरलेस फिट कर गए। उस पर कोई म्यूज़िक ट्यून लगी थी। कॉल आने लगी। किशन ने ना उठाई तो किसी ने तवज्जो ना दी। यूं सारा दिन वो ट्यून हल्की हल्की बजती रहती कि 2 साल गुजर गए। घर के मकीन म्यूजिक के आदी हो गए थे। निज़ा भी म्यूजिक सुनता और वो भी जानता कॉल आ रही है। और मित्रों एक दिन निज़ा ने रिसीवर उठा लिया। यस कहा। हु इज स्पीकिंग, किसी ने पूछा। निज़ा किशन। निज़ा ने नाम बताया। कॉल कट गई। शाम को वर्ल्ड टावर से लोग आए और वायरलेस उतार कर ले गए कि मित्रों निज़ा के स्कूल में रूस से खत आया। निज़ा के नाम। निज़ा को हेडमास्टर ने पढ़कर सुना दिया। निज़ा अपना नाम लिख सकता था, हनुमानगढ़ लिख सकता था, स्कूल का नाम भी लिख सकता था। मित्रों ज़हीन निज़ा ने कंटीन से पैड खरीदा। उस पर अपना नाम, बाप का नाम, दादा का नाम लिखा, हनुमानगढ़ लिखा, सूरज बंसी किला लिखा और अपनी फ़ोटो स्टेपल करके जवाबी पते पर ख़त भेज दिया। तो मित्रों हफ्ते बाद ही उसकी सुंदरता पर सलामती और ढेरों दुआएं आ गई। तो निज़ा लगन से लिखना सीखने लगा और जल्द समरी लिख भेजी।